हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तुम लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। उम्मीद करती हूँ इससे तुम लोगों को लेसन समझने में हेल्प मिला होगा। अगर मेरा वीडियो तुम लाइक करते हो तो उसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आज का हमारा लेसन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जनरली जो सबस्टांसेस टेस्ट में श्योर होते हैं वे एसिड्स होते हैं और जो बिटर होते हैं वो बेसेस होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने पे एसिड उसे रेड कलर में चेंज कर देता है, जबकि रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आने पे बेसेस उसे ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इस तरह से हम एसिड और बेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे लिटमस एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर वो सबस्टांस होता है जिसके हेल्प से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कुछ इंडिकेटर नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लिचेन प्लांट से हमें मिलता है। उसके जैसा ही टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये इसको समझने के लिए टर्मरिक एज ए इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ में एक्टिविटी करके समझ सकते हैं। अगर हमारे क्लॉथ पे किसी भी वेजिटेबल के करी का स्पॉट हो जाता है और जब हम उसे डिटर्जेंट से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे ब्राउन रेड कलर के स्पॉट आ जाते हैं। ये ब्राउन रेड कलर का स्पॉट कहाँ से आया, जबकि करी का कलर तो कुछ और ही होता है। एक्चुअल में जब सोप और टर्मरिक के बीच में रिएक्शन होता है तो सोप टर्मरिक को ब्राउन रेड कलर में चेंज कर देता है। यहाँ पे सोप एक बेस है और टर्मरिक एक इंडिकेटर है। टर्मरिक के हेल्प से हम बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलिन, ये सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। अब हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। उसके पहले हम कुछ सबस्टांसेस लेके उनको लैब में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। उसके लिए हमें कुछ सबस्टांसेस और इंडिकेटर्स की जरूरत होगी। वे सबस्टांसेस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इंडिकेटर्स हैं रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फेनोक्सिलिन सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज। इन सबस्टांसेस को वन बाय वन एक एक इंडिकेटर के कांटेक्ट में लाएंगे। जब हम इन सबस्टांसेस को रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो जिन सबस्टांसेस के कारण रेड लिटमस सॉल्यूशन में के कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, बट जब उनको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे सबस्टांसेस एसिड हैं। मीन्स एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ कलर में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, जबकि वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कलर को रेड में चेंज कर देते हैं। वहीं दूसरे सबस्टांसेस को जब रेड लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो अगर उनका कलर ब्लू हो जाता है, बट जब वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लू लिटमस का कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे सबस्टांसेस बेसेस हैं। उसी तरह से एसिडिक सबस्टांसेस फेनोक्सिलिन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर उसको कलरलेस कर देते हैं, जबकि बेसेस फेनोक्सिलिन सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर देते हैं।
मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर में चेंज हो जाता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम कुछ इंडिकेटर के हेल्प से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने इंडिकेटर्स देखे ये सारे कलर चेंजिंग इंडिकेटर हैं। मीन्स एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में इनका कलर चेंजिंग हमारा हेल्प करता है। लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जिनका एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे स्मेल चेंज हो जाता है, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। हम कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे ओनियन, वेनिला और क्लोव के हेल्प से भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ओनियन के कुछ स्लाइसेस लेंगे और क्लीन कॉटन के कुछ पीसेज ले लेंगे। ओनियन के स्लाइसेस और कॉटन क्लॉथ के पीसेज को पॉलीथीन बैग में टाई करके उसे रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। सुबह में पॉलीथीन बैग से कॉटन के क्लॉथ के पीसेज हम निकाल लेंगे। अब हमारा ओनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर प्रिपेयर हो चुका है। अब इस क्लॉथ को बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ओनियन इंडिकेटर अपना स्मेल लूज कर देता है, बट जब हम इसे एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये अपना स्मेल वैसे का वैसा ही रखता है। उसी तरह से वेनिला एसेंस को जब बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो वेनिला एसेंस अपना स्मेल लूज कर देता है, जबकि एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे उसका स्मेल वैसे का वैसा ही रहता है। फिर क्लोव को जब हम बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्लोव अपना स्मेल लूज करता है, जबकि वो एसिड के कांटेक्ट में आने पे अपना स्मेल को रिटेन करता है। इस तरह से इन सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम एसिड और बेस के कुछ दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिड और बेस मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको जानने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उसमें से कोई गैस लिबरेट होने लगता है। उस गैस के पास जब हम किसी बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं तो पॉप की आवाज़ होते हुए वो कैंडल और तेज़ी के साथ जलने लगता है, जो ये इंडिकेट करता है कि लिबरेट होने वाला जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। इट मीन्स जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस एक्टिविटी में सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब हम फिर से दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स लेके उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं तो फिर से रिएक्शन होता है और कोई गैस लिबरेट होता है। उसको पहले की तरह ही टेस्ट करके जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो जब मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस समय भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम एसिड के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। उसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से गैस रिलीज होना स्टार्ट होता है। उस गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो देखते हैं कि लाइम वाटर मिल्की हो गया है। हम देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो इंडिकेट करता है कि इस एक्टिविटी में जो गैस रिलीज हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब हम ये जानेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेते हैं और उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोक्सिलिन सोल्यूशन ऐड करते हैं। हम देखते हैं कि फेनोक्सिलिन सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है। अब उसमें डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डालते हैं तो वो पिंक कलर डिसअपियर होकर सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। फिर से हम उसमें NaOH सोल्यूशन डालते हैं तो इस बार फेनोक्सिलिन सोल्यूशन के कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि HCl और NaOH सोल्यूशन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस तरह से हम देखते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटलिक ऑक्साइड, ये समझने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर में हम कॉपर ऑक्साइड का थोड़ा अमाउंट लेते हैं और उसमें धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। हम सोल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि सोल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो गया है और कॉपर ऑक्साइड उसमें डिजॉल्व हो गया है। ये ब्लू ग्रीन कलर कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण होता है, जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। इस तरह से एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब हम बेस के एक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे कि बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। जब बेस और नॉन मेटलिक ऑक्साइड के बीच रिएक्शन होता है तब भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है।